हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, हमारी पॉलिटिकल साइंस का आखिरी चैप्टर है हमारा इस बुक का। क्लियर है? आखिरी चैप्टर है और चैप्टर नंबर 9 है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण को हम लोग आपका देख रहे हैं कि वैश्वीकरण क्या है। इसको हम लोग आपका देखकर एक एक करके अच्छे से बात करेंगे। ठीक। और बात करेंगे कि भाई क्या कुछ है, किस प्रकार का है। ठीक है, चलिए देख लिया। इस अंतिम में हम वैश्वीकरण की बात करेंगे और वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे। अध्यायों में कई विषयों पर हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण है और उसकी जांच करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिमाण की बात करेगा। हमारे दिलचस्प समझने में मदद मिलेगी। और वैश्वीकरण भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर सकेंगे, आखिर हम वैश्वीकरण को लेकर और इन मुद्दों को लेकर जो है हम लोग आपका बात कर रहे हैं। आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्वीकरण की अवधारणा। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है और दफ्तर में घूमने के साथ ही जॉन बन जाता है। साथ ही जॉन बन जाता है, नया लिहाज अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बसने अपने ग्राहकों से बात करने के लिए नई भाषा बोलता है। उसके ग्राहक हजारों किलोमीटर दूर बसे हैं और एक नई भाषा बोलने लगता है। अपने घर में वह ना तो यह भाषा और ना ही यह लिहाज में बोलता है। सारी रात काम करता है, जो दरअसल विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसी आदमी को सेवा प्रदान कर सकता है जिससे बहुत संभव है कि आमने सामने की मुलाकात ना कर सके। उसकी दिनचर्या, जनार्दन की छुट्टी भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिकी कैलेंडर से मेल खाती है। तो उसकी छुट्टी कैसी है? जो अमेरिकी कैलेंडर है उससे। और उसी के आधार पर अपनी 9 वर्षीय बेटी का जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गए। तो एक कंडीशन पढ़ ली हमने। बाजार गया, उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वादा किया। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया उसे कीमत के लिहाज से जांचा जाए, कुछ उम्दा क्वालिटी हो। आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो जो चीनी में थी लेकिन बिक भारत में रही थी, यानी कि चाइनीज मेकिंग थी, बिक भारत में थी। इस साइकिल की कीमत रामधारी को जेब को माफी पड़ी और क्वालिटी भी जांची गई। रामधारी ने खरीदने का फैसला किया और पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने बेबी डॉल खरीदकर, दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में और भारत में बिक रही है। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षिका है जो कठिन मेहनत के कबूते स्कूल और कॉलेज में अकेले अव्वल साबित हुई। उसे, अब ये तीसरी कहानी हो गई है, नौकरी करने के लिए एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लग रहा है। इसके बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोची ने कभी नहीं सोच सकती। जैसे उसको एक नया मौका मिला नौकरी करने का, नए ऑफर उसको आए, ऐसा कोई और जो है उसमें आपका नहीं सोच सकती। सारिका के रिश्तेदार इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं। सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला लिया क्योंकि उसके पीढ़ी में नौजवानों के सामने एक नए अवसर मौजूद है। कुछ लोग मना कर रहे हैं भाई उसको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक नया पहलू दिखाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक नया एस्पेक्ट हमको प्रदर्शित करते हैं। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवा जो है वैश्वीकरण का हिस्सा है। रामधारी जन्म के लिए जो व्यापार खरीद रहा है उससे हम विश्व के एक भाग से दूसरे भाग की वस्तुओं को आजावाई का पता चलता है।
सारी का सारे जीवन मूल्य के बीच दुविधा की स्थिति है। अधिकांश अवसरों के कारण पैदा हुई है और परिवार को महिलाओं को पहले उपहार थे, लेकिन वे सच्चाई और उसमें व्यापक की आपकी स्वीकृति जो है उनको मिली है, एक्सेप्टेबल है। यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द का इस्तेमाल को परखते हैं तो पता चलेगा इसका इस्तेमाल कई तरह से संदर्भ में होता है। जैसे नीचे दिए गए उदाहरण को हम देख सकते हैं। फसल मर जाने के कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से महंगे बीज खरीदे थे। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिनका एक देश से अधिक देशों में कारोबार है, वो बहुराष्ट्रीय है, एमएनसी बोलते हैं। यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को भारत में ने खरीद लिया है, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक खरीदार का विरोध कर रहे हैं। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनी खुदरा दुकानदारों की श्रृंखला खोल ली है और उनको रोजी रोटी चल रही है। बंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगा है कि हॉलीवुड में एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली। ठीक, अब कह रहे हैं कि भैया बंबई के एक फिल्म अभिनेता पर आरोप लगा है कि हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर उसने एक अपनी फिल्म बना ली। पश्चिमी प्रधान पहनने वाली कॉलेज छात्रा एक उग्रवादी संगठन अपने बयान की धमकी दे रही है। कह रही है कि वो क्या कर रही है, एक उनका बयान है और उस बयान की वो आपको धमकी दे रही है। तो पहले आपने तीनों अवधारणाओं को समझिए। तीनों अवधारणाओं को समझकर क्या कुछ आपको जानकारी पर्याप्त होगी, क्या आप जानकारी विकसित कर रहे हैं, क्या कुछ आपको क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। अब कोई कह रहा है भैया मेरी फिल्म चुरा ली। अब देखिए, ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक नहीं होता। कि ग्लोबलाइजेशन को आप हमेशा पॉजिटिव समझे या हर एस्पेक्ट में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो, ये प्रभाव हो, ऐसा जरूरी है। इसके तौर प्रभाव के बढ़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो मानते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक ज्यादा है। कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव है वो सकारात्मक कम है और जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमको ज्यादा दिखाई दिए। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मामलों से नहीं जुड़ा है। जरूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा में हमेशा धनी और मूलक गरीब की ओर गति हो। तो वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांश सटीक अर्थों में नहीं होता है, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है और सही अर्थों में क्या है इसकी अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात और प्रवाह है जो कई तरह से हो सकते हैं। ठीक, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना और कई तरह पहुंचना और उसके व्यापार और बेहतर आवाजाही की तलाश में तुलना करना, तो ये सारे चीजें इसके अंतर्गत रखी गई। देख लिया। अब चलिए, विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा जरूरी बात है। विश्वव्यापी परस्पर जुड़ाव है जैसे प्रभाव को निरंतर पैदा हुआ है और कामयाबी। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है। इनके बीच ठीक ठीक मतभेद किया जाना है। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह से यह मानना भी भूल हो गई है कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। कुछ समाजों में बकायों की अपेक्षा समाज का बड़े हिस्से में अपेक्षा ज्यादा प्रभावी है। ऐसों में जरूरी है कि विशिष्टीकरण का प्रभाव पर्याप्त ध्यान देने वैश्वीकरण के बारे में सर्वमान्य निष्कर्ष जो है आपका निकाला जा सकता है। जो सर्वमान्य निष्कर्ष है हम उसको निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि भाई मेन कंक्लूजन क्या है।
वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण की चर्चा अगर वैश्वीकरण के विचार, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही से जुड़ी हुई परिघटना है। शायद यह प्रश्न पूछना असंगत ना होगा कि इस परिघटना में क्या नई बात है। अगर इस तरह के चारों प्रभाव की बात करेंगे तो वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय में जारी रहेगा। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बातें हैं, तो नई बातें हैं और इन प्रभावों पर गति और इसके प्रसार के बारे में धरातल पर ये बातें मौजूदा को वैश्वीकरण का अनूठा बताती। वैश्वीकरण का मजबूत ऐतिहासिक आधार इसलिए जरूरी है कि हम इन प्रभाव को इतिहास को संदर्भ में देखते हैं। कैसे हैं जो इतिहास है इनका प्रभाव, क्लियर है। चलिए अब देखिए, हालांकि वैश्वीकरण के कारण कई तरह के कारक जिम्मेवार नहीं हैं, प्रौद्योगिकी अपने आप में एक परिहार कारक साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोवेव चिप और नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों में संचार की क्रांति दिखाई है। शुरू शुरू में जब छपाई मुद्रण तकनीक आई तो उसे रासवाद की आधारशिला रखी। इस तरह आज हम ये उपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमें सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं उसे सामूहिक जीवन के बारे में तर्ज पर सोचते हैं और प्रौद्योगिकी की उस पर असर पड़ता है। पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व विश्व की विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी से तरक्की के कारण ये संभव हुई है। इन वहाँ गति के अंतर हो सकती है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों में पूंजी और वस्तु की गतिशील लोगों की आवाजाही की तुलना में तेजी से आपका व्यापक हुई है। बहरहाल संचार संसाधनों की तरक्की और उनके उपलब्धता मात्रा के वैश्वीकरण के अस्तित्व में ऐसी बात नहीं है। जहां बात जरूरी है, यह विश्व के विभिन्न भागों में लोग अब समझ रहे हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं और इस बात को लेकर विश्व के हिस्से घटने लगे हैं जहां प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्सों में पड़ेगा। बर्ड फ्लू और सुनामी किसी एक राष्ट्र के हदों में सिमट नहीं रहे। घटनाएं राष्ट्रीय सीमा पर जोर नहीं मानती। इसी तरह से बड़ी संख्या में उनका प्रभाव मौजूदा स्थान और क्षेत्रीय परिवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व भर में मासूम ये हमने इसको महसूस किया है। तो केवल एक जगह ही उसका प्रभाव दिखाई दे, दूसरा उसका प्रभाव नहीं है, ऐसा थोड़ा सा अभी कहना उचित नहीं होगा, या वो प्रभाव सारे उचित नहीं होंगे। अलग अलग जगहों पर इनका प्रभाव और असर अलग अलग हमको दिखाई दे। क्लियर है? इसके आधार पर हम इनको देख रहे हैं। तो राजनीतिक परिवेश क्या है, केवल एक ही बेसिस पर हम कह दें कि भाई क्या चीजें हैं, संसाधन कैसे हैं, अस्तित्व क्या है, लोग जुड़े हुए क्या हैं, सुनामी, बर्ड फ्लू जैसे समस्याओं के दौरान ये चीजें खड़ी होती हैं। तो ये सारे मुद्दे हम इनको देखते हैं। क्लियर है? चलिए देख लीजिए। अब देखिए, थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं और इनको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये है क्या। राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में बहसों में से एक राजनीतिक अक्सर रहा है। राज्य की संप्रभुता, पारंपरिक धारणा, वैश्वीकरण के असर कैसा होता है, इस सवाल का जवाब हम देते समय हमें कम तीन पहलू को ध्यान रखना होगा। सबसे सीधा और सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण
क्षमता यानी कि सरकारें जो करना चाहती हैं उसे ताकतवर या कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पुरानी हो पड़ गई है। इसी की जगह न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले ली है। पहले क्या थी? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। अब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ले रही है न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने। अब राज्य कुछ काम मुख्य हद तक ही सीमित रखता है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने पहले कई लोक कल्याणकारी कामों को खींच लिया है, जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह में आर्थिक और सामाजिक प्रथाओं का निर्धारक है। विश्व में बहुराष्ट्रीय अपने पैरों पर पसार चुके हैं, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार अपने दम पर फैसले करने के लिए क्षमता से काम कर पाती है। इसी के साथ एक बात और भी है कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती है। ऐसी बात नहीं है कि राजनीतिक समुदाय के आधार पर ही राज्य के प्रधान को कई चुनौतियां नहीं मिली। राज्य इसके अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व के राजनीति में अभी भी देशों के बीच मौजूदा पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदता के दसल है, और राज्य में कानून व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्य है उसको पूरा है। सोच समझकर अपने कायदा कदम उठाते हैं, ठीक उनकी मर्जी है और अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। ठीक वस्तु कुछ मामलों के मायने में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत का इजाफा हुआ है। राज्य के हाथ में अत्यधिक प्रौद्योगिकी मौजूद थी और इसके तबूते नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकते हैं। सूचना एकदम ज़्यादा कारगर ढंग से काम करने में सफल रही है और इनकी बढ़ती क्षमता नहीं हुई है, और इस प्रकार प्रौद्योगिकी परिमाण राज्य के परिमाण स्वरूप है। कैसे हैं? इनके परिमाण स्वरूप है। क्लियर है? और हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है? और इन पर हम बात कर सकते हैं कि किस बेसिस पर है, कैसे आपने इनके बारे में रखा है, क्या कुछ है, इनको आप देख सकते हैं। देख लिया? आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण आर्थिक पहलू के बारे में कुछ भले ही नहीं जाना सकते, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर बहस का सबसे बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा में पहलू संबंधित है। इस समय एक पक्ष तो यह है कि वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। क्या समझना है कि भैया वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए? ये भी एक अपने आप में समस्या है कि कैसे हम करें, क्या उसके मुद्दे हो सकते हैं, क्या चीजें हैं। जैसा कि आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नीति निर्धारक द्वारा नियमित की गई भूमिकाओं पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अलावा कई खिलाड़ी शामिल हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक व्यापार हैं और आर्थिक फायदे हैं। जरा सोचिए, वैश्वीकरण को ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक, और इसकी ज़रूरतें हैं, और वैश्वीकरण के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा है, नुकसान उठाना भी पड़ा है। क्लियर है? ये सारे पहलू हैं जो इसके कारक के रूप में हुए। क्लियर है? जिन कारकों को हम लोग आपका इस बड़े पहलू के रूप में देख रहे हैं। अमूमन जिस प्रकार में आर्थिक वैश्वीकरण कहा गया है, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रभाव तेजी से हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रभाव स्वेच्छा से होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ताकतवर और देश के जबरन लादे गए, जैसा कि हमने अध्याय में देखा है, प्रवाह है वस्तु जनता के वैश्वीकरण की दुनिया के चल रहे हैं, और इसमें कुछ इजाफा हुआ है और इस इजाफे को हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है?
चलिए देख लिया आपने कैसे दिखाई दे रहा है वैश्वीकरण की एक पूरी छाप। तो हम इसको देखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।